देखिए आज का जो ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर ओपन हुआ है, ये 20 जून 2023 का सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर है। ये यूजीसी नेट का है। आगामी परीक्षा आप सभी का 18 2024 को है। हो सकता है एक आध प्रश्न आप लोगों से यहाँ से मिल जाए। आप लोगों ने जो भी स्टडी या जो भी आप लोगों ने पढ़ाई किया है उसके संबंध में आज आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और आपके सामने आज का ये पहला क्वेश्चन पार्ट 1 है। ये कहता है व्यक्तिगत अध्ययन प्रक्रिया में प्रयुक्त तो होने वाली प्रविधि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन 4 है साक्षात्कार, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों से सूचना एकत्र करना, और फोर्थ ऑप्शन है केंद्रित समूह परिचर्चा जो सोशल ग्रुप सोशल केस वर्क के अंतर्गत वो प्रविधि नहीं आती। वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा। पी आनंद ने 4 ऑप्शन को दिया है, ट्विंकल विश्वकर्मा 4 ऑप्शन, सुनीता सिंह 4, और उसके बाद अलकमा अख्तर महोदय ने 4 ऑप्शन, पूजा त्रिपाठी ऑप्शन डी, नेहा ऑप्शन 4। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ अगर आप सभी लोगों ने ऑप्शन 4 का चुनाव किया है तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट जवाब है। ये बेसिकली ग्रुप वर्क का टेक्निक है। पूनम पायल और रवि प्रकाश तिवारी महोदय ने भी ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पे सामने है। प्रश्न कहता है दार्शनिक और प्रविधिकीय उपागमों को सही क्रम में आपको दर्शाना है। सीक्वेंस आपको बनाना है, सीक्वेंस आपको बनाना है, आपके तर्क पर आधारित होगा। जवाब बताइए। पूनम, रवि, पायल, वीर महोदय, नेहा का ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करिए। ठीक है, आपके यहाँ पे दार्शनिक और प्रविधिकीय उपागमों का सही क्रम दर्शाना है। आपके तर्क पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हैं। तो पहले पॉइंट पे तत्व दर्शन होगा, यानी पहला पॉइंट आपका ए ही करेक्ट जवाब होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ज्ञान मीमांसा रिलेट होगा, यानी सी पॉइंट रिलेट होगा। उसके बाद सैद्धांतिक अभिमुखीकरण जिसको ओरिएंटेशन कहा जाता है, थ्योरेटिकल, यानी बी ऑफ पॉइंट आपका। फिर उसके बाद रिलेट होगा आपका ई शोध उपागम। उसके बाद रिलेट होगा आपका शोध उपागम, शोध उपागम यानी ई। और फिर लास्ट में आपका बचता है डी, यानी शोध की संरचनाएं, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सी बी ई डी, ए सी बी ई डी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ जवाब ट्विंकल ने ए को दिया है, देन वीर ने भी ए, रॉकी सिंह का भी ए, रवि प्रकाश तिवारी महोदय का भी ऑप्शन नंबर ए का चुनाव आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग इस प्रश्न को तर्क पर कर सकते हो। तर्क पर तत्व दर्शन, ज्ञान मीमांसा, सैद्धांतिक अभिमुखीकरण, शोध उपागम, लास्ट में संरचनाएं है। ये दार्शनिक और प्रविधिकी उपागम है। इसका कोई वर्ष वगैरह क्रम पे नहीं, ये तर्क पर डिपेंड होता है। पहली चीज क्या चीजें आई थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। निर्णय निर्माण, आप ऊपर भी देखेंगे तो आपको इंग्लिश भी मिलेगी, डिसीजन मेकिंग करके। निर्णय निर्माण में चरणों की एक श्रृंखला शामिल होती है जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि अगर आप सभी को PhD कैग आर पता है तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बताइए, रेनू ने ऑप्शन ए बताइए, इस प्रश्न का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये बता रहे हो आप लोग। ओके, समस्या की पहचान यानी ऑप्शन ए में है, या तो एक होगा या तो आपका थर्ड होगा, है ना, या तो आपका थर्ड होगा। और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका जवाब जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा क्या, तो वो ऑप्शन होगा थर्ड। रॉकी सिंह का करेक्ट जवाब केवल आया है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। पहले समस्या की पहचान होगा, फिर विश्लेषण होगा, उसके बाद आपका डी विकल्पों का विकास होगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर सी, और सी में आप सर्वोत्तम वैकल्पिक समाधान का चयन होगा, और लास्ट में आता है निर्णय कार्यवाही यानी क्रिया की रूपांतरित करना होगा। यानी आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर वो थर्ड होगा, ना कि फर्स्ट होगा। फर्स्ट गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ये 20 जून 2023 का सोशल वर्क का पेपर ये पूछा गया था, और यहाँ पे बेसिकली निर्णय निर्माण की चरण पूछा है।
डिसीजन मेकिंग को बात कर रहा है यहाँ पे। इन्वॉल्व सीरीज के माध्यम से आपको स्टेप अरेंज करना है सीक्वेंस में, जो आप सबसे पहले रखेंगे आइडेंटिफिकेशन अगर हम बात करें प्रॉब्लम को, सबसे पहले हम समस्या को आइडेंटिफाई करेंगे, देन एनालिसिस करेंगे समस्या का, और समस्या जैसे एनालाइज हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग डेवलप अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे, डेवलपिंग यानी वैकल्पिक का विकास करेंगे। और आप देखिए यहाँ पर ABD में बैच हो रहा है थर्ड वाला, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। टिंकल, रेनू एंड सुनीता का भी ऑप्शन थर्ड आया है, रोकी के अलावा भी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि वैयक्तिक कार्य में, देखिए ये अभिलेख आज आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा सा जरा ध्यान से सुनिएगा। वैयक्तिक कार्य के अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें अभिलेख को सोचकर जवाब देना होगा ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने इस समय प्रस्तुत भी है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप बताइए, समाज कार्य प्रचलन सीखने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, यस या नो? यानी यस, आप जवाब बताइए, ऑप्शन नहीं आ रहा आप सभी का। यहाँ पे करेक्ट जा रहा। प्रयुक्त प्रक्रिया के सटीकता से मूल्यांकन करने का अभिलेख है, बिल्कुल करेक्ट बात है। कथनात्मक की बात हो रहा है तो नरेटिव रिकॉर्डिंग एक प्रकार से अभिलेख में सर्वाधिक प्रभावी तकनीक माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सी भी करेक्ट जवाब होगा, सी भी करेक्ट जवाब होगा। स्वतंत्र त्रिपाठी बताइए जवाब क्या होना चाहिए? ट्विंकल ऑप्शन थर्ड, ठीक है। अख्तर महोदय की भी जवाब ऑप्शन थर्ड आ रहा, रॉकी सिंह का भी जवाब ऑप्शन थर्ड आ रहा है भाई। डी कहता है रोल अभिलेख प्रक्रिया अभिलेख को परिष्कृत करती है, ये गलत जवाब है, ये डी गलत जवाब है। केवल और केवल ABC करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा, जो कि रोल रिकॉर्डिंग में अगर हम बात करते हैं रिफाइंड जो है एक प्रकार से वर्जन और प्रोसेस रिकॉर्डिंग की पार्ट परिष्कृत के रूप में रोल अभिलेख प्रक्रिया कभी भी व्यक्तिक कार्य के अंतर्गत संबंध में सही नहीं होता है। ये आपका कल्चरल एक्टिविटीज़ वाले कंडीशन में अगर आप चाहते तो आप इन्वॉल्व कर सकते थे, परंतु भूमिका अभिलेख प्रक्रिया में अभिलेख का परिष्कृत रूप है, तो ये कहना उचित नहीं है। परिष्कृत का मतलब फाइंड करना, रिफाइंड करना किसी चीज़ को, अगेन बनाना, जो कि ये पार्ट नहीं, गलत है। सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, ये भूमिका रोल अभिलेख प्रक्रिया ये थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से जो आपको स्पष्टीकरण ना थे उस प्रश्न के लिए आप बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं आपको यहाँ पर बताना भी उचित समझूंगा। ध्यान सुनिएगा, यहाँ शब्द आपके सामने जो दर्शाया गया है रिफाइंड जो है वर्जन को लेकर, अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इसका मतलब सिंपल सा है, आप ध्यान सभी लोग दीजिएगा। कहने का मतलब किसी चीज़ को आपने फाइंड किया, किसी चीज़ को आप खोज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उस कंडीशन में दोबारा किसी प्रक्रिया को आप दर्शाना चाहते तो उसको रिफाइंड कहा गया, इसको रिफाइन बोला गया। और रिफाइन अगर मैं आपसे जिक्र करता हूँ तो ऐसे शब्द जो रिप्रेजेंट होता है वो इम्प्रूवमेंट इंट्रोडक्शन के अंतर्गत इन्वॉल्व होता है। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ इसके अंतर्गत अभिलेख के अंतर्गत, तो अभिलेख आपका रोल, आपकी भूमिका अभिलेख प्रक्रिया में अभिलेख को परिष्कृत रूप करता है, तो ये गलत जवाब है। परिष्कृत का मतलब आप एक बार समझ लीजिए, परिष्कृत का मतलब क्या होता है, परिष्कृत का अर्थ क्या होता है, प्लीज बोलिए बोलिए। सर रिफाइन मतलब उसको दोबारा से सही सिस्टमेटिकली देना है ऐसा करके, या परिशुद्ध करना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो परिष्कृत एक ऐसा शब्द है मैडम जो डिफाइन करता है एक प्रकार से आपको कि किसी क्रियाओं को आप अपना, अगर अपनी भूमिका या अपना रोल अभिलेख के दौरान अगर कर रहे हैं या उस कंडीशन में उसको लागू कर रहे हैं, तो अगेन आपको वहाँ पर भूमिका देनी पड़ती है, जहाँ आप एक प्रकार से टेक्निक बताते हैं, आप एक प्रकार से स्टाइल बताते हैं, उस कंडीशन में ये परिष्कृत होता है। तो व्यक्ति या वस्तु का उत्तम दर्जे को बताना। अब आप बताइए, अभिलेख रोल अभिलेख प्रक्रिया अभिलेख का एक प्रकार से व्यक्ति या वस्तु का उत्तम दर्जे को बताता है क्या, जहां एक प्रकार से अपना अपना
तो वो वर्णात्मक नहीं सर, अभिलेख नहीं। में होता है। वो आप जो पोस्चर वगैरह लिखते हो वर्णात्मक। रोल अभिलेख प्रक्रिया, अभिलेख कभी भी व्यक्ति वस्तु को उत्तम दर्जे का बताना, आपके द्वारा मतलब बिना जांच किए बिना परीक्षण किए आप उत्तम दर्जे के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये शब्द रिलेट होता है और जो कहलाता है परिष्कृत रूप। आपके पॉइंट ऑफ व्यू ही परिष्कृत रूप कहलाते हैं, अभिलेख का परिष्कृत रूप कहलाता है ना। ये आपके तात्पर्य बनता है परिष्कृत का, ये बात आपको ध्यान रखना है। परिष्कृत के रूप में, परिष्कृत का अर्थ क्या है? किसी क्रिया को जटिल या पेचीदा बनाना। रोल कभी भी प्रक्रिया में अपने जटिल और पेचीदा नहीं बनाता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। जब भी कभी परिष्कृत शब्द आता है इसी शब्द को रिलेट कराया जाता है। परिष्कृत का मतलब सिद्ध करना भी होता है, या आप शुद्ध करने की बात कर रहे होते, उस परिप्रेक्ष्य में भी होता है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति कार्य के अभिलेख के संबंध में हमें सत्य जवाब ढूंढना है, तो रोल अभिलेख की प्रक्रिया अभिलेख को सिद्ध होना रूप में परिष्कृत करता है, तो ये कहना उचित नहीं होता है। रिकॉर्ड बराबर बदलते रहते हैं। आपने काम किया, हो सकता है आने वाले टाइम में उसका काम बदल जाएगा, तो फिर वो दूसरा रिपोर्ट प्रक्रिया आपको वहाँ पे दूसरी बन जाएगी, है ना। तो इसलिए परिष्कृत आपका यहाँ पे गलत है, ये निगेटिव शब्द है। इस परिप्रेक्ष्य में, इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो निगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सतत विकास लक्ष्य को आधिकारिक तौर पर इस रूप में जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन आप सबके देखना चाहूँगा कमेंट में, प्लीज़ एक बार इसका जवाब मुझे बताएं। सेकंड, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा जी, ऑप्शन सेकंड का जवाब रेनू की तरफ भी आ रहा है, ट्विंकल भी सेकंड का जवाब दिया, पी आनंद ने भी सेकंड का जवाब दिया है, ठीक है। और रॉकी महोदय ने भी ऑप्शन नंबर सेकंड का जवाब दिया है, ट्रांसफार्म यानी ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट जवाब होगा। आसान सवाल है ये, तो इस सवाल का सही जवाब सतत विकास लक्ष्य में आधिकारिक तौर पर, ये ऑप्शन आपका सही जाएगा, सेकंड वाला, दूसरा ऑप्शन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है क्या? क्वेश्चन लिखा तो है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे। समाज कार्य के निम्नलिखित उपागम उसके उद्भव के सही क्रम में दर्शाना है। उद्भव मतलब किस तरीके से कोई चीज़ें जो है डेवलप हुई हैं या एक प्रकार से अप्रोचेज आई हैं, उसके आप सीक्वेंस लगाने, वो भी करेक्ट जवाब बताइए। उपचारी उपागम, परिवर्तनकारी और प्रणाली और अविवेदी उपागम। पहले आप क्या सोच सकते हैं इस प्रश्न के आधार पर? अगर मैं बात करूं तो पहले आप ट्रीटमेंट सोचिएगा। आप थ्योरेटिकल आप या थेरेपी के आधार पर बात करें तो आप उपचार को यहाँ पे सबसे पहले रखिएगा। तो आप ऑप्शन ए को ढूंढिए, यहाँ पर आप 4 और 3rd ऑप्शन को एलिमेंट कर दीजिए। दूसरे नंबर पे आपका सिस्टम अप्रोच, आपका पहले पर ए, दूसरे पे सिस्टम अप्रोच, तीसरे पे आपको क्या दर्शाना है? आपको रेडिकल अप्रोच, जो है रॉबर्ट बेली का नाम आता है रेडिकल अप्रोच में, और ये आपका बी, और लास्ट में एंटी डिस्क्रिमिनेटरी, जिसको आप बोलते हैं अविभेदक उपागम, जो रिलेट करेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को, है ना। तो ये अप्रोच है, ये अप्रोच समाज कार्य के हैं, सही क्रम में दर्शाने का तरीका ये। इसको तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अगर ढंग से इसको आप अगर देखे रहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न जो है, हो सकता है आपके परीक्षा में रिपीट हो जाए इस बार फिर, है ना। इसमें कोई डाउट है सुनीता या कोई भी स्टूडेंट, आप पूछ सकते हो इस प्रश्न के अंतर्गत। कोई भी अगर चीज़ आपको लग रहा है कि क्या चीज़ें हो सकती, तो मैं बता सकता हूँ। सर एक्सप्लेन कर दीजिए उपागम को। जी मैडम। जी सर एक्सप्लेन करके बता दीजिए उपचारी उपागम क्या है, परिवर्तनकारी क्या है। अच्छा, मैं आपको एक एक करके थोड़े थोड़े से जो बातें हैं हर एक उपागम के तहत कुछ ना कुछ बातें बता देता हूँ। चलो ठीक है, तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से आप लोग सभी लोग। जो आप पहला उपचारी अप्रोच देख रहे हैं,
ये काउंसलिंग का पार्ट है। पहली बात आप इसको ध्यान रखिएगा, चिकित्सकीय दृष्टिकोण इसको बोला जाता है। इसके माध्यम से एक परामर्शदाता अपने क्लाइंट की समस्या का समाधान करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं उपचारी उपागम। जनरली परामर्शदाता के चिकित्सकीय दृष्टिकोण दो श्रेणियों में होता है, एक व्यवहारिक होता है, दूसरा क्या होता है, मनोवृत्ति। एक व्यवहारिक होता है और दूसरा होता है मनोगतिकी। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग इस पॉइंट को भी। और इस चिकित्सकीय दृष्टिकोण में किसी एक पर्टिकुलर विद्वान का नाम नहीं आता। जितने भी मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता हैं, उन सभी लोगों ने मानवीय रिश्तों और लोगों के जीवन भर होने वाले मुद्दों को कैसे देखा जाता है और उनके समस्याओं के बारे में किस तरीके से उससे निजात दिलाया जाता है, इन सभी के बारे में जो है सोचा जाता है उपचारी उपागम के अंतर्गत, ट्रीटमेंट उपागम। अब ये बेसिकली ऐसा नहीं कि मैरी रिचमंड की भी भूमिका इसमें उन्होंने दिया है। मैं अगर आप बात करूँ एरिक बंड के बारे में भी, तो वहाँ पे भी भूमिका आ जाती है। ABP एक जो थेरेपी है, ABA थेरेपी जो रिलेट करती है, ये भी एक प्रकार से बिहेवियर अप्रोच थेरेपी, वो भी शामिल इसके अंतर्गत हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मैं आपसे बात करूँ ART, जिसको हम बोलते हैं आर्ट थेरेपी, आर्ट थेरेपी भी बेसिकली क्रिएटिव थेरेपी कहलाती है। साइको एनालिटिकल थेरेपी की बात करें, जहाँ बेसिकली अनकॉन्शियस और कॉन्शियस जैसे शब्दों का रिलेट होता है, साइको एनालिटिकल थ्योरी वो भी आ जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक प्रकार से उपचार के माध्यम से बात करता है, इसलिए इसको ट्रीटमेंट कहा गया है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, थेरेपी के बाद एक रेडिकल अप्रोच होता है। रेडिकल अप्रोच बहुत ही इजी है, इसे भी आप एक लाइन में सुन लीजिए। इसे परिवर्तनकारी उपागम बोला जाता है, परिवर्तनकारी उपागम कहा जाता है। ये भी एक प्रकार से अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये जो अप्रोच है, ये जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को अपने तहत जो है एकत्र करता है और उन समस्याओं को फिर एक बार वो जो है स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बाय उस पर बातचीत करता है। रॉबर्ट बेली इसके जनक कहे जाते हैं रेडिकल अप्रोच के, इसके ये जनक कहे जाते हैं रेडिकल अप्रोच के। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट बेली का नाम भी। यहाँ बेसिकली समस्याओं की आइडेंटिफाई किया गया है, समस्याओं का अध्ययन किया गया है और उन समस्याओं के समाधान करने के जो तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में भी जिक्र किया गया है इस थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, इस अप्रोच के अंतर्गत रेडिकल अप्रोच है। CS बॉन्ड भी इस थ्योरी को कहा जाता है। CS बॉन्ड क्या बोला जाता है इसको, CS बॉन्ड बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए, इसका दूसरा नाम है। सिस्टम थ्योरी 1940 में लुंडविन बार्टालम्फी के द्वारा दिया गया। एक प्रकार से ये भी एक उपागम है, समाज कार्य का अप्रोच है ये। और इस अप्रोच के अंतर्गत एक सिस्टमैटिक ढंग से किसी समस्या के समाधान में बार्टालम्फी महोदय ने एक अहम भूमिका निभाई है ना, सिस्टम थ्योरी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सिस्टम थ्योरी के अंतर्गत, सिस्टम थ्योरी में क्या क्या बातें होती हैं, ये होता क्या है, किन चीज़ों पर ये बल देता है, ये भी जानना आप सभी लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिस्टम थ्योरी, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, आप सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। आप सभी लोग, सिस्टम थ्योरी जो होती है वो बेसिकली संपूर्ण व्यवसाय या संगठन को एक सिस्टम मानता है, या प्रणाली तो खुली या बंद भी हो सकती है, जिसका अर्थ होता है कि पर्यावरणीय प्रभाव से प्रभावित और उन्हीं पर्यावरणीय प्रभाव में जो नेगेटिव क्रियाएं होती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है इस सिस्टम थ्योरी में। पर्यावरण एक अहम भूमिका इस सिस्टम थ्योरी के अंतर्गत देखने को मिलती है, पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के संबंध में ये थ्योरी एक अहम भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि किसी सिस्टम के एक घटक को बदलने के लिए उसके संपूर्ण व्यवहारों के पैटर्नों में परिवर्तन करने की जो भविष्यवाणी की जाती है वो सिस्टम थ्योरी में की जाती है। सिस्टम थ्योरी में जो भी क्रियाएं बाधित हैं उन क्रियाओं को दूर करने का प्रयास भी इसमें किया जाता है। इसके बेसिकली संस्थापक के रूप में अगर हम बात करते हैं तो लुंडविन बार्टालम्फी का नाम आता है और कई विद्वान हैं जो इस पर अपनी एक पॉजिटिव भूमिका भी दर्शाए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, कार्ल मार्क्स भी है, सेंट साइमन भी हैं, ठीक है, एमिल दुर्खिम भी हैं, रॉबर्ट मेनार्ड का भी नाम आता है इसके अंतर्गत। ठीक
ठीक है, टालकाट पार्सन्स ने द सोशल सिस्टम के बारे में बताया था 1951 में, वो भी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी की स्थापना लुडविन बार्टोलोम्यू के द्वारा सन 1954 में किया गया था 1954 में। सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ जनरल सिस्टम की बात करता हूँ तो 1954 में ये चीज़ें बेसिकली उसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। पॉइंट नंबर डी कहता है एंटी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच के बारे में। बेसिकली ये एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं, ये थ्योरी सोशल स्ट्रक्चर्स रेदर देन इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोसेस को रिलेट कराती है ना। तो इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं, जो भी प्रक्रियाएं शामिल होती है मल्टीपल बेसिकली एक प्रकार से ग्राउंड को रिलेट करता है, मल्टीपल ग्राउंड को। देखिए इस शब्द के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं, विभेदक शब्द है ये, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी। अविभेदक शब्द जानते हैं क्या होता है? विभेदक शब्द क्या होता है? सर जो अलग नहीं कर सकते हैं, जो अलग नहीं कर मतलब जिसमें सकते कोई हैं। भेदभाव नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। ओके, देखिए मैं आपसे एक शब्द यहाँ पर बताना उचित समझूंगा। विभेदक या विभेदित पैथोलॉजी जैसे शब्दों में यूज होता है। पैथोलॉजी जैसे शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। रूप या कार्य में विशिष्ट ना हो जब उसे हम लोग कहेंगे एंटी डिस्क्रिमिनेटरी। रूप या कार्य में विशिष्ट ना हो तो उस कंडीशन में कहलाता है अविभेदित शब्द। और यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही जवाब इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सेकंड वाला ना, ACBD है, तो यानी सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सर इस एक क्वेश्चन में बात ये जो ये उद्भव सर जान आएंगे सीक्वेंस सर। सॉरी क्या कह रहे हैं सर? सर इसमें मतलब जो पहले आया उसके अच्छा सीक्वेंस कि यहाँ पे देखो, उद्भव। यहाँ सवाल क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस जो दिए गए हैं सोशल वर्क में, वो करंट सीक्वेंस इन दियर इवैल्यूएशन के आधार पर, या आप इसको कह लीजिए कि उपागम के आधार पर इसको व्यवस्थित क्रम करना है। तो आपको तर्क के आधार पे आपको सोचना है। सबसे पहले बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट की भूमिका पहले से चली आ रही थी। उसके बाद सिस्टम तरीके से करने को लेकर बात की जा रही थी। फिर पर्यावरणीय में परिवर्तन करने की बात हुई। फिर लास्ट में अविभेदक उपागम की बात हुई, जो नेगेटिव या अवांछनीय कार्य है उसको दूर करके पॉजिटिव कार्यों पर बल दिया जाए। तो इस तरीके के सवाल ये है। यहाँ कोई वर्ष नहीं है, कोई डायरेक्ट इसने किसी विद्वान का नाम रिलेट नहीं कराया, अप्रोच पूछा है। अप्रोच ये सारे हैं और वो अप्रोच कहा कि कौन अप्रोच किस तरीके से एक सही तरीके में आएगा, और वो भी ट्रीटमेंट के आधार पर। तो समाज कार्य जब भी कार्य करेगा वो ट्रीटमेंट के ही आधार पर करेगा। किसी भी प्रणाली में अगर आप बात कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया बेसिकली यही दर्शाएगी आपको। पहले उपचार, दूसरा प्रणाली, तीसरा परिवर्तन, लास्ट वाला आपका अविभेदक, है ना, यही क्रम होगा। मानवाधिकार की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होती। भाई यह कथन किस विद्वान का है? जवाब जरा दीजिए, कमेंट करिए। पूजा यादव ए, पूनम सहजवाल ऑप्शन ए, अलकमा ऑप्शन ए, मधु गौतम ऑप्शन ए, रॉकी ए, रेनो ए। ओके, आप यहाँ पे मानवाधिकार की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होती है, या स्टेटमेंट में ट्विंकल सुनीता के साथ साथ अदर स्टूडेंट भी ऑप्शन नंबर ए की तरफ झुकाव कर रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब लियोपोल्ड सिंघोर ऑप्शन में एक विद्वान आते हैं। इनका भी नाम आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ये जो है मानवाधिकार के डेफिनेशन को रिलेट करते हैं, है ना। मानवाधिकार के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। क्या, ध्यान सुनिएगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ जो है, अगर मैं बात करूँ सिंघोर का नाम हमें देखने को मिलता है।
मानवाधिकार के अंतर्गत है। और ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहेगी इसके अंतर्गत। इन्होंने पोएम्स सन 1964 में लिखा, यहाँ तक कि कुछ हिस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में वही बात किया इन्होंने। और इतना नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु सोशल वर्क में लियोपोल्ड अगर नाम आ रहा है सेंघोर का, तो आप मानवाधिकार की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होती है, ये इनका कथन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर देख रहे हैं, नज़ीम है ना, नज़ीम हिकमत का नाम देख रहे हैं। ये तुर्किश पोएट विद्वान है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक आया हुआ है ऑप्शन में, विद्वानों के नाम भी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन लैंडस्केप फ्रॉम माय कंट्री के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था सन 1938 में, 1938 में। और वो स्टेटमेंट था ह्यूमन लैंडस्केप्स फ्रॉम माय कंट्री। ये स्टेटमेंट 1938 में नाजिम का नाम हमें देखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग ये भी नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जर्मन के एक विद्वान हैं। और जर्मन के विद्वान अगर हम बात करते हैं तो बर्टोल्ड ब्रेख्ट का नाम आता है। और इन महोदय ने एक पुस्तक लिखा था, स्टोरीज ऑफ मिस्टर क्यूनर करके स्टोरीज़ बनाया था सन 1958 में। पहले इनकी पुस्तक थी और काफ़ी चर्चा में भी रहे थे ये किताब, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस सर क्या नाम था बुक का? स्टोरी ऑफ मिस्टर, हाँ, मिस्टर किन्यूनर सन 1954। और एक ऑप्शन में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ आप सभी लोग देख रहे हैं, एमाइल जो है हेनराइट का नाम, फ्रांस कमिस्ट विद्वान माने जाते हैं ये। और इनकी भूमिका अगर मैं आपसे बात करता हूँ, फेमस पर्सन ये भी हैं, फ्रांस के विद्वान हैं। और इन्होंने फ्रांसिस रसायनज्ञ होने के साथ साथ जो निश्चित रूप से याद दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे कि पोटेशियम और रुबिडियम प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी है। तो इनका स्टेटमेंट वहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा यूनिक आप लोगों के यहाँ पे ऑप्शन में नाम मिले हैं, जो सोशल वर्क के बजाय पोएट्रिक और रसायनज्ञ के विद्वान का नाम देखने को मिला है। एमिल हेनरीट का नाम पोटेशियम प्लस में रुबिडियम प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी होता है, इन शब्दों में इनका नाम देखने को मिलता है। मानवाधिकार की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होती है, या कथन लियोपोल्ड सेंघोर का नाम है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब बताइएगा। ये सवाल मैं करवा चुका हूँ। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वैश्विक स्तर पर डैश की संकल्पना चर्चा हेतु प्रथम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठक सम्मेलन थी कब? मैं आप सबके जवाब भी देख रहा हूँ। ट्विंकल ने ऑप्शन 3 को चुना है, पूजा ऑप्शन 3, रॉकी 3, ओके। अलकमा कह रही हैं ऑप्शन ए होगा, ओके। पी आनंद, पूनम ऑप्शन ए था। चलो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन है, परंतु इस सवाल का सही जवाब संधारणीय होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 माना जाएगा। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वैश्विक स्तर पर संधारणीय की संकल्पना हेतु चर्चा की गई थी। और ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, 3 वाला ऑप्शन आपका 3 करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का। आपको यहाँ पर ढूंढना है, कहना है कि निम्न में से कौन सा अनुमानात्मक सांख्यिकी की श्रेणी में आता है। पहला है काई स्क्वायर, प्रतिशतता, समानुपात एंड टी टेस्ट सहसंबंध। जवाब बताइए जरा, मैं आप सभी का
इस समय स्क्रीन पर देख रहा हूँ, एक बार प्लीज़ मुझे स्पष्टीकरण करें क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। प्लीज़ जवाब भी आ रहा भी। निधि ऑप्शन ए, ऑप्शन थर्ड, ओके। पायल थर्ड, सुनीता थर्ड, पूजा, पूनम, सुनीता, ठीक है, अलकमा और रॉकी, श्रेणु, सभी ऑप्शन थर्ड आ रहा भाई। ओके, थर्ड ए डी ई है। अनुमानात्मक सांख्यिकी की बात किया गया है यहाँ पर एक प्रकार से। और इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूँ तो आपने अगर मान लीजिए काई स्क्वायर को चुना है तो ठीक है भाई, आपने टी टेस्ट को चुना है तो ठीक है, और आपने कोरिलेशन को चुना है तो ठीक है। अब ये जानना आप सबके लिए अत्यंत आवश्यक होगा कि अनुमानात्मक सांख्यिकी के श्रेणी का क्या कहलाता है, इसका मीनिंग क्या होगा। प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें, क्या समझे हैं आप लोग जो ऑप्शन नंबर थर्ड का जवाब दिया है, क्या समझ गए? भाई बताइए तो सही। सर ये मतलब आगमनात्मक युक्तियां हैं काई स्क्वायर टी टेस्ट से संबंध। अरे नहीं भाई सुनो, और ये मतलब सैंपल डेटा के जनसंख्या के बारे में है, सैंपल डेटा के जनसंख्या के बारे में है, परिकल्पना का परीक्षण करने के बारे में है, सामान्यीकरण निकालने को कहा जाता है तो उसे अनुमानात्मक सांख्यिकी कहा जाता है। सामान्यीकरण निकालना अनुमानात्मक सांख्यिकी का उदाहरण होता है मैडम। सामान्यीकरण निकालना, एक शून्य परिकल्पना और एक वैकल्पिक परिकल्पना बनाना और फिर उसके महत्व को सांख्यिकी परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें आपको बता दूं कि 1 टिल्ड टेस्ट भी होता है, 2 ट्विल टेस्ट, 2 पुच्छीय टेस्ट होता है और एक पुच्छीय टेस्ट भी होता है। साथ ही साथ इसमें काई स्क्वायर भी होता है, टी टेस्ट भी होता है, इसका संबंध भी होता है। प्रतिशत और समानुपात ये नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। इस प्रक्रिया में परिकल्पना बेसिकली आंकड़ों को 2 स्थानों में बांटा गया है, एक परिकल्पना के परीक्षण के आधार पर बांटा गया है और उसी जो परिकल्पना परीक्षण में होता है, अगर ऑप्शन में जेड टेस्ट होता ना तो जेड टेस्ट भी सही हो जाता, ऑप्शन में अगर आपके टी टेस्ट होता तो सही हो जाता, ऑप्शन में अगर आपके एफ टेस्ट होता तो सही हो जाता, ऑप्शन में अगर आपके प्रतिगमन का विश्लेषण होता, प्रतिगमन का विश्लेषण, गमन, जी क्या कह रहे हैं सर, प्रतिगमन अगर ऑप्शन में होता तो सही हो जाता, प्रतिगमन का विश्लेषण भी। और काई स्क्वायर तो है ही है आपके ऑप्शन में। और सर इसको क्या बोलेंगे प्रतिगमन विश्लेषण को इंग्लिश में? प्रतिगमन, प्रतिगमन एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसको रिग्रेशनल, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, एक शब्द आता है रिग्रेशनल, जानते हैं प्लीज? नहीं सुना है? अरे भाई बोलो तो सही। रिग्रेशनल सुना है सर। रिग्रेशनल एनालिसिस को ही प्रतिगमन विश्लेषण कहा जाता है मैडम। रिग्रेशनल को एक रेखीय में होता है ना, क्रमिक होता है, उसी को कहा जाता है प्रतिगमन। जो है अनुमानात्मक आंकड़ों का उपयोग करके प्रतिगमन विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण इक्वेशन बनाया जाता है, समीकरण बनाया जाता है, अल्फा बीटा गामा जो बनाया जाता है, या आप जब आप एनपीसी पे दर्शाते हैं मीन मीडियन मोड वाला प्रक्रिया तो वहाँ पर भी विश्लेषण होता है, तो वो भी कहा जाता है प्रतिगमन क्रिया, है ना। तो एक प्रतिगमन समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, और उस इक्वेशन में एक रेखीय इक्वेशन बनता है। तो ये जो यक्स है और ये जो वाई है, तो वाई इज इक्वल अल्फ़ा प्लस में बीटा एंड यक्स, ये होता है, इनटू में है, ये बीटा इनटू में, ये रेखीय में है, तो रेखीय इक्वेशंस बनता है ये प्रतिगमन विश्लेषण, ये वाला प्रक्रिया होता है। और ये देखो स्वतंत्र वेरिएबल होता है, ये जो होता है ये स्वतंत्र वेरिएबल होता है, और यक्स और वाई जो होता है वो परतंत्र वेरिएबल होता है, परतंत्र वेरिएबल होता है।
सही जवाब तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही है ना। चलो, नकल मार के यानी आप लोग आंसर दे रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं सर, नहीं नकल सर। मार के नहीं दिए, दिमाग लगा के दिए सर। अच्छा, फिर मैंने पूछा तो बताया नहीं आप लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, लंदन में आरंभ हुआ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पूरा नाम मैं लिखवा चुका हूँ, जवाब बताना है आपको। सोनी बताओ, अनीता, ट्विंकल, ट्विंकल विश्वकर्मा भाई क्या है बताओ ना जल्दी। रेनू ऑप्शन ए, पूजा ए, सुनीता ए, और मनीषा चौधरी ऑप्शन ए, पूनम भी ऑप्शन ए की तरफ है भाई, पायल ऑप्शन ए, धनबीर ऑप्शन ए, पारुल तिवारी ऑप्शन ए, सुनीता जोशी ऑप्शन ए, एंड ओके सोनी, ठीक है भाई ठीक है, कुहू का भी ऑप्शन ए। देखिए यहाँ अगर आपने लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी का नाम बता रहे हैं तो मैंने नोट करवाया है यूके की है, 1869 की है ना, और ये सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बहुत बढ़िया, ऑप्शन पहला सही है, मैंने नोट करवाया है अभी हाल ही में जब केस और पढ़ा रहा था। आगे, जी सर। समूह प्रकारों को समझने के लिए निम्नलिखित में से, देखो समूह प्रकार को समझना है भाई, यानी ग्रुप फंक्शन को समझना है आपको, और निम्नलिखित में से बताइए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं है बताइए। हिमांशी, कलावती भी बताइए, कलावती, धनबीर का भाई आया है ऑप्शन ए, पूजा डी, पूजा डी की तरफ गई हैं, ट्विंकल डी, क्या बात है वीर महोदय, सवाल गलत आ गया भाई क्या, ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हो आप। रेनू ए, अच्छा हिमांशी ए, अच्छा चलो कोई बात नहीं आप लोग में। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सही जवाब इस प्रश्न का जो माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा। समूह प्रकार को समझने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है ना, वो संघर्ष नहीं है, संघर्ष कहीं महत्वपूर्ण होता है, बताओ। नेहा सही बताया आपको, नहीं सर। तो सामंजस्य होता है। देखिए एक ये शब्द जो आपको कोहेंसन है, ये कोहेंसन शब्द है इंग्लिश में, ट्रिक बना आएगा वो ऑप्शन सत्य होता है, वो सत्य होता है, ठीक है। कल्चर भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता भाई, ये इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल, इवान पैट्रिक पावलाव के शास्त्रीय अनुकूलन के प्रयोग में अनुकूलन के बाद, मतलब कोई चीज़ है बेसिकली वो एडॉप्ट हो गया है एक प्रकार से, अगर मैं ये कह लूँ कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ गया, तो उसके बाद कहा कि घंटे की ध्वनि, भाई चलो सीएस की बात कर रहा हूँ, घंटे की ध्वनि से मुख में लार आ जाना, घंटे की आवाज़ आई उसे लगा कि भोजन मिल जाएगा, और भोजन मिले या ना मिले तो बात की बात है, लेकिन उसको फिर मुख से लार आ गया। तो घंटी क्या संज्ञापित करती, बड़ा आसान क्वेश्चन भाई, इतना आसान क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मनीषा अलकमा, अलकमा ऑप्शन सेकंड बता रही हैं, कैसे भाई, पढ़ो आप क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ो प्लीज, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये इजी क्वेश्चन, सीएस तो है सर आपने ही तो बता दिया, सीरियस आंसर है, खुद ही बता दिया तो आपने। बस वही यही है आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट भाई, है ना, अनुकूलित प्रेरक है, ठीक है ट्विंकल, बाकी सभी लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुनीता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न, सुनिएगा अच्छे से, निवारण और निषेध प्रतितोष अधिनियम है 2013 का, ठीक है। फिर कहा कि इसके अनुसार निम्नलिखित में से जांच शुरू करने से पहले या पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमे से निपटाना हेतु आंतरिक शिकायत समिति से अनुरोध कर सकता है। तो केवल उत्तरदाता करेगा क्या एचआर अधिकारी करेगा, एचआर ऑफिसर, और केवल व्यथित महिला, अच्छा जी क्या बात है, ट्विंकल आ गया भाई, यहाँ पे ऑप्शन ट्विंकल का ए आया था फिर बाद में बदल गया, हिमांशी का, ओके बताइए ऑप्शन कौन सा जाएगा, थर्ड या फोर्थ, सोच लीजिएगा थर्ड या फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13,
सर फोर्थ 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 थर्ड होगा, थर्ड सर केवल सर बैकअप फोर्थ होगा। करेगी ना शिकायत। अरे भाई ये बताओ, सवाल ये बता दूं, ये फैक्ट वाला है। कहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ, जैसे आप कहीं किसी एनजीओ में काम कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट जगह पे अगर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपके साथ कोई असामाजिक व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया। कहा गया कि जांच शुरू करने से पहले उसकी मध्यस्थता का मतलब ट्रीटमेंट होता है, उसके माध्यम से मुकदमे को निपटाना अगर करना है तो आंतरिक शिकायत समिति से अनुरोध कर सकता है। तो भाई जाहिर सी बात है केवल व्यतीत महिला होगी, उत्तरदाता थोड़ी ना। आप जाके किसी के बारे में बताओ, हो सकता है आप झूठ भी बोल रहे हो। जी सर, और सर वो उनकी जैसे एचआर सुनेंगे भी अधिकारी, नहीं ना, सिर्फ अगर हम कंप्लेन करने जाते तो सर हमारी ही सुनी जाती है ना, किसी कल्प्रिट की थोड़ी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर आप केस या स्टडी लेते, सवाल में केस या स्टडी लेते तो ऑप्शन थर्ड नहीं होता, तब उत्तरदाता भी होता। तब वहाँ पे माता पिता, जैसे प्री नेटल पोस्ट नेटल के बारे में बताएंगे वही ना, प्री नेटल पोस्ट नेटल के बारे में वही बताएंगे, बच्चा थोड़ी बताएगा। जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद वाली प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो माँ जो है उत्तरदाता बताता है, तो माता पिता उत्तरदाता के रूप में बन जाते हैं वहाँ पे। और प्लस में व्यतीत महिला का मतलब क्लाइंट बन जाएगी वहाँ पे, तब उस कंडीशन में होता केस स्टडी में। लेकिन ये सवाल अलग था। तो सही जवाब बेसिकली, सही ऑप्शन आप में से पारुल ने दिया है, सुनीता ने भी दिया है, ट्विंकल ने भी दिया है, कुछ बच्चों ने सही दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये देखिए, आसान सा कब सवाल है, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिएगा तो समझ में अच्छा से आएगा। पहले एक बार आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूँगा। प्लीज़ बताइए। का थर्ड सर। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आप लोगों में से ऑप्शन भी आए, किसी का नहीं भाई, सुनीता थर्ड आ बी का थर्ड। फोर्थ। अच्छा आप फोर्थ बता रहे हो, चलो मैं बताता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। सुजाता, सैनी, सोनी, पारुल। अब देखिए सोनी, सुनिए, अभिजातवाद है ना, इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। अब अभिजातवाद किसको रिलेट कराएगा? वो रिलेट कराता है आपका वर्ग आधारित पूर्वाग्रह और भेदभाव को, है ना। जी सर। अब कहने का जो तात्पर्य है, जो मेरा मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे, ये दर्शाता है इलिटिज्म शब्द, अभिजात्य को दर्शाता है, संभ्रांतता को दर्शाता है, संभ्रांतता को दर्शाता है। समझिएगा बात, यहाँ आपको मीनिंग को सर समझना जो अपर वर्ग क्लास होते हैं ना सर, सुप्रीम वाले हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे वो क्लास पे भेदभाव कर रहे हैं ना सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभिजातवाद या विश्वास या धारणा है कि जो व्यक्ति एक अभिजात वर्ग बनाते हैं, उच्च बुद्धि, धन, शक्ति, शारीरिक आकर्षण, उल्लेखनीयता, विशेष कौशल, अनुभव, वंशावलियां, ये अन्य वांछनीय गुणों जैसे आंतरिक और वांछनीय गुणों वाले लोगों का एक चुनिंदा समूह होता है, उसे हम कहते हैं अभिजात वर्ग। जिसे आपने अपने शब्दों में बताया कि उच्च शब्दों को रिलेट करते हुए, कुलीन वर्गों को रिलेट करते हुए, तो वर्ग के आधार पे धन का अलग वर्ग, धनी लोगों का अलग, उच्च बुद्धि वाले का अलग वर्ग, है कि नहीं, शारीरिक आकर्षक वाले जो व्यक्ति हैं उनका अलग वर्ग, है कि नहीं, विशेष कौशल करने वाले व्यक्ति का अलग वर्ग। तो वर्ग आधारित आपने क्या किया यहाँ पे, पूर्वाग्रह किया, भेदभाव किया कि नहीं किया? जी सर। आपके साथ मैं काम करूंगा तो ये अभिजात वर्ग हो जाएगा, सिंपल बात है। वहीं ये कुछ बच्चे मैसेज आज कर रहे हैं ग्रुप में, क्या बात है भाई? अभी 2024 का सिलेबस नहीं आया है गोविंदा। अच्छा जी, चलो भाई क्लास कर लो यार, बाद में कर लेंगे चैटिंग। आगे बात करते हैं। दूसरा एक पॉइंट आपके ऑप्शन में रिलेट होता है, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, समझते भी हैं इसके बारे में, और वो शब्द आता है आपके सामने विषम लिंगवाद। विषम लिंगवाद आता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है
कि विषम लैंगिक संबंध के पक्ष में दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह और भेदभाव की एक प्रणाली होती है। तो जरा बताइएगा जरा कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए यहाँ पे? सर फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि कामेक्षा Four, sir. सेक्स ओरिएंटेशन पर आधारित पूर्वाग्रह भेदभाव है ना, विषम लिंगी संबंधों के पक्ष में है ये, ठीक है। और इस कंडीशन में जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 बनता है। मैं आपको बता दूं, विषम लैंगिकता शब्द का पहला प्रयोग सन 1972 में हुआ था। इस शब्द का पहली बार 1971 में समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता ग्रेग रेडवेल द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? क्रेग रोडवेल के द्वारा ये शब्द जो है प्रकाशित किया गया सन 1971 में समलैंगिकता को लेकर। और विषम लैंगिकता शब्द का पहली बार प्रयोग में ये एक मैरियन वेबस्टर है, उसकी कॉलेजिएट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सन 1972 में ये विषम लिंगिकता के शब्द के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट जो मैं आप सबको शब्द दे रहा हूँ, इसे भी आप ध्यान देंगे। पॉइंट 3 कहता है वयगत एजिंग क्षरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? अति वृद्ध मानकर उसके साथ किया गया अनुचित व्यवहार, इसका मतलब कि आयु पर आधारित हुआ पूर्वाग्रह और भेदभाव, है कि नहीं? जी सर। और जब आप वृद्धों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी जी सर। जेरोंटोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है ना। और दिव्यांगता संबंधी वाद तो किसी आसक्तता के आधार पर पूर्वाग्रह या भेदभाव, ठीक है। तो ऑप्शन सही होने पर 3 सर इसका है ना इजी वर्जन है इंग्लिश वाले में ना, डिसेबिलिटी, एज, क्लास और सेक्सुअल ओरिएंटेशन आप इजीली आइडेंटिफाई बिल्कुल कर बिल्कुल 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 सही जवाब। जिस तरीके से आपको समझ में आए। सर समलैंगिकता का पहली था। क्या कह रहे हो मैडम? समलैंगिकता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वो तो एक मैरियट उसमें यूज हुआ था 1972 में। और जो क्रेग रेडवेल का नाम है वो एक पुस्तक 1971 उसमें प्रकाशित किया गया। सर लिख दीजिए ना, वो नाम समझ नहीं आ रहा मैरियन क्या बोले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। यहाँ पे विषम लिंग या विषम लिंगवाद, इस शब्द को नोट करिए और उसके बाद लिखिए सन 1971 में 1971 में क्रेग जो है रोडवेल है ना, रोडवेल द्वारा प्रकाशित किया गया समलैंगिक अधिकार शब्द। और मैरियन वेबस्टर कॉलेजिएट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 1972 में विषम लैंगिकता शब्द का पहला प्रयोग हुआ था। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? बताइए। जी सर। ओके। नीति आयोग के बारे में पढ़ा चुका हूं, कल की क्लास में भी था। संपूर्ण क्रियाकलापों को निम्नलिखित प्रमुख शीर्ष में वितरित किया जा सकता है, बताइए जरा। थिंक टैंक और नवावेश केंद्र बारे में पढ़ाया था, यानी ई वाला तो ऑप्शन होगा ही होगा। अब आप देखिए, ए तो कट गया,
सिंपल सी बात है, ई है। देखो आयोजन, बजट, क्रियान्वयन कट गया। अच्छा एक बार मैं आपका ऑप्शन देख लूँगा, बताइए। ठीक है पूनम, बताइए क्या जवाब होना चाहिए इस सवाल का। पूजा कह रही है बी, पूनम बी। ठीक है, बी में क्या है, बी सी डी ई। नीति और कार्यक्रम ढांचा, सहकारी संघवाद, अनुश्रवण, मूल्यांकन और थिंक टैंक और नवावेश केंद्र। बिल्कुल सही जवाब, बी सी डी ई, ये ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सही जवाब सुनीता मैडम, सही जवाब है। आगे बढ़िए। समाज कार्य की किस पद्धति में सामाजिक कार्यकर्ता परस्पर सहयोग एवं वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए एक जैसी समस्या वाले सेवार्थी के समूह के साथ कार्य करता है, बताइए। समूह कार्य होगा भाई, एक साथ बोला है, जाहिर सी बात है समूह के एक साथ कार्य करने में तो ये ग्रुप वर्क ही तो है जी सर। है ना। पहला ही पॉइंट सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन दिया। देखो यहाँ कहा कि समाज कार्य की किस, सोशल वर्क की कितनी पद्धतियां हैं, 6। प्राथमिक पद्धति में आती है 3, तो उसमें कहा वृद्धि और प्रोत्साहन देने के लिए एक जैसी समस्या है। अब बताओ ग्रुप वर्क करते हैं हम, तो अगर उस ग्रुप वर्क में क्या होगा कि सभी के पास HIV एड्स जैसी बीमारी होगी, तभी हम उस पर काम करेंगे। या मान लीजिए किसी सभी के पास कोविड-19 के बारे में आपको जागरूक करना है, सभी को कोविड-19 का एक ग्रुप बना हुआ है, तो एक जैसी समस्या है ये सब, उन पे कार्य करने के लिए एक सोशल ग्रुप वर्क होता है। ऑप्शन पहला सही है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने गलत जवाब दिया हो, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप अपने आप को रखिए, यहाँ पर सोचिए अपने आप को रख के, विविध सांस्कृतिक वातावरण में कार्य करते हैं। ठीक है, आप विविध सांस्कृतिक वातावरण में काम कर रहे हो। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा समाज कार्य मूल्य और उसके सांस्कृतिक सामर्थ्य को विकसित करने का आधार होगा। मानव मूल्य एवं गरिमा, विविधता और सम्मान करना, अखंडता और सामाजिक न्याय। जवाब बताइए, ऑप्शन बताइए। पूजा बी, ट्विंकल बी, बिल्कुल सही जवाब सेकंड ऑप्शन नंबर, विविधता का सम्मान करना आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विविधता का सम्मान। देखो विविधता भी जिस ऑप्शन में लिखा होता है, ट्रिक बना लीजिए, वह ऑप्शन सत्य होता है। विविधता है ना, डाइवर्सिटी, ऑप्शन सत्य होता है। करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन। चलिए जरा एक बार सम्मिलित करिए समाज कार्य शिक्षक के और समाज कार्य के क्षेत्र के विशेषज्ञता को। HY सिद्दीकी है, ग्रेस मैथ्यू है। ग्रेस मैथ्यू तो किस में आएंगे, DK लालदास है, सुरेंद्र सिंह है। HY सिद्दीकी सामुदायिक कार्य में आएंगे। ठीक है भाई, आपने 3rd का चुनाव किया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जवाब सही जवाब। यहाँ पे बी वाला भी आ रहा है बच्चे, पूजा बी कैसे होगा भाई। ठीक है, अच्छा ग्रेस मैथ्यू की बात करते हैं। ग्रेस मैथ्यू, सॉरी सर गलती से हो गया वो दोनों। केस वर्क। DK लालदास की बात करते हैं, DK लालदास की बात करते हैं, तो ये समाज कार्य शोध। सुरेंद्र सिंह का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही है, और आप लगा देंगे समाज कार्य शिक्षा में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो बन रहा है वो 3rd बन रहा है, 3rd वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 3rd वाला। चलो यहाँ तो विद्वानों के नाम पूछ रहे। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, समता के अधिकार बताइए कौन से आर्टिकल को रिलेट करेगा, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, 1922 1922। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24। 23 से 24। यानी 1, और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार 29 to 30। सर सेकंड। ऑप्शन सेकंड आ रहा है यहाँ सर पे। फर्स्ट आ रहा है ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट है, ऑप्शन है सर। ऑप्शन फर्स्ट है सर। ओके ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो ये भी सवाल आप लोगों ने गलत नहीं किया है, सही ऑप्शन आया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखें लोग, है ना। और सर ये क्वेश्चन नंबर 19 है ना। हाँ 20 कर लो, फिर कर लो 20। करवा दीजिए।
20 तक कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन RTE 2009 में किए जाने की आवश्यकता? कमेंट पे पूजा। सर 3 से 18 वर्ष की उम्र के छात्रों हेतु मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। सैनी, सुनीता जोशी, ट्विंकल, पूनम, सी ऑप्शन आ रहा है आपको। ठीक है, पारुल तिवारी, कुहू ऑप्शन सी, सोनी सी। चलो ठीक है, आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को जवाब दे रहे हो, 20 वाले का, 3 से 18, तो सही सोच रहे हो आप। 3 से 18 वर्ष की उम्र जो छात्रों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, आपको मालूम होगा 5+3+3+4 ना, यही ना? हाँ जी सर। तो इस 5 वाले में आपका यस सर। आपको चीज़ें रिलेट कर। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 का राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए यही इतना ही रखिए आप लोग। कल मैं आप लोगों से 21 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और ठीक है 20 सर। 21 में जी सर बोलो। सर आपने जो DSSB वाले ग्रुप में हाँ वीडियो प्लेलिस्ट भेजी थी, उसमें NCPCR वाली जो वीडियो है, बाल संरक्षण अधिनियम वाली, हाँ और एक वीडियो है सिस्टम सिद्धांत और सामाजिक परिस्थितियां, उसमें सर वॉइस नहीं है दोनों में हाँ, आपकी। एक आध वीडियोज़ हैं मेरी जो लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उसमें आवाज़ नहीं थी।